1996 के आसपास की बात है। ये वो दौर था जब ज्यादातर लोग किराए के मकानों में रहते थे और छोटे कस्बों में एक अच्छा कमरा मिल जाना भी किस्मत से कम नहीं होता था। ऐसे ही एक छोटे से शहर कटिहार में रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी 3 मंजिला इमारत खड़ी थी जिसे लोग गुप्ता बिल्डिंग कहते थे। नीचे के दोनों फ्लोर पर तो लोग रहते थे, लेकिन तीसरी मंजिल का एक कोना कई सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां कभी किसी औरत ने आत्महत्या की थी, लेकिन जमाना ऐसा था कि लोग डरते कम थे और जरूरत ज्यादा थी। इसीलिए जब वहां किराए से रहना शुरू किया गया, तब असली डर की शुरुआत हुई। आप सुन रहे हैं स्टोरी नाइट और मैं हूं राहुल। हर रात जब सन्नाटा गहराता है, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक सच्ची डरावनी कहानी, उन्हीं लोगों की जुबानी जिन्होंने उसे जिया है। तो बताइए, आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं? अपनी खिड़की के पास बैठे हुए या बत्ती बुझाकर, बिस्तर के अंदर सिमट कर? तो चलिए अब ये कहानी सुनते हैं उसी की जुबानी। मेरा नाम नीरज है। ये बात आज से कोई 27 साल पुरानी है। मैं उस वक्त बीए का स्टूडेंट था और कटिहार में किराए पर एक कमरा ढूंढ रहा था। जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए ज्यादा ऑप्शन भी नहीं थे। एक दिन रेलवे कॉलोनी के पास एक दलाल ने मुझे गुप्ता बिल्डिंग दिखाई। नीचे 2 परिवार रहते थे। दूसरी मंजिल पर एक कमरा खुला पड़ा था। खुला क्या, बंद ही था कई सालों से, लेकिन मालिक अब उसे किराए पर देने को तैयार था। कमरा देखकर लगा कि थोड़ा सा पुराना है, लेकिन बड़ा था और खिड़की से रेलवे लाइन दिखती थी। मुझे जगह पसंद आ गई। दलाल ने धीरे से कहा, सुनिए भाई साहब, तीसरी मंजिल पर कभी कोई नहीं रहता, इसलिए रात में नीचे ही रहिएगा। डरिए मत, जो भी होगा अपने मन से होगा। मैं हंसा। मुझे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था और इसी सोच के साथ मैंने उस जगह में शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। शाम को जब सामान लेकर पहुंचा तो नीचे के किराएदारों ने दरवाजा खोलते ही मुझे अजीब नजरों से देखा। किसी ने स्वागत नहीं किया। एक बूढ़ी औरत ने तो मुझे देखकर बस इतना कहा, ऊपर वाला कमरा, रात में कुछ सुनाई दे तो जवाब मत देना, चुप रहना। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर सामान लेकर ऊपर चला गया। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी सीलन और मिट्टी की गंध महसूस हुई। खिड़की खुली, लेकिन दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी। मैंने उसे अंदर से किसी तरह बंद किया, फिर अपना बिस्तर जमाया। शाम होते होते थकान इतनी थी कि कब आंख लगी पता ही नहीं चला। रात करीब 2 बजे मेरी नींद अचानक खुली और तभी मैंने पहली बार वो आवाज सुनी, टिक टिक टिक, कोई जैसे जमीन पर नाखून रगड़ रहा हो, धीरे धीरे, लगातार। मैं उठा, लाइट जलाने गया, लेकिन बत्ती नहीं जली। मोबाइल उस जमाने में होता नहीं था। टॉर्च थी, लेकिन बैटरी खत्म थी। मैं फिर से बिस्तर पर लेट गया। सोचा शायद नीचे से आवाज आ रही है, पर फिर दरवाजा खुद ब खुद एक हल्की आवाज के साथ हिला। मेरे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। कोई नहीं था, फिर भी दरवाजा ऐसे हिल रहा था जैसे किसी ने बाहर से थपथपाया हो। और फिर कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो गई, बिना हवा के, बिना किसी इंसान के। मैं पूरी रात जागता रहा। अगले दिन नीचे उतरा तो नीचे रहने वाली वही बूढ़ी औरत बरामदे में बैठी थी। उसने मेरी तरफ बिना देखे कहा, पहली रात तो गुजर गई, अब देखना अगली रात क्या होता है। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। पूरी रात जैसे तैसे कटी थी, लेकिन सुबह होते ही डर कुछ कम लगने लगा था। मन ने कहा शायद हवा से खिड़की बंद हुई होगी और वो दरवाजा, लकड़ी पुरानी है, हिल जाता होगा। मैं नहाकर कॉलेज चला गया और जब शाम को लौटा तो नीचे वाली बूढ़ी औरत वहीं बरामदे में बैठी थी। इस बार उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस कहा, ऊपर जिस कमरे में तू है वहां कुछ लोग कभी टिक नहीं पाए। किसी को खरोंचें आई, किसी को सपने में कोई दिखा, तू कब तक टिकेगा, देखेंगे। मैंने उसकी बातों को हंसी में टाल दिया और ऊपर अपने कमरे में चला गया। कमरा पहले जैसा ही था, सीलन, सन्नाटा और अजीब सी घुटन। मैंने सोचा आज जल्दी सो जाऊं। बत्ती ठीक करवा ली थी, टॉर्च में नई बैटरी डाल दी थी। खुद को तैयार किया एक नॉर्मल रात के लिए। रात करीब 12:30 बजे की बात होगी। मेरी नींद खुली एक बहुत हल्की आवाज से, सरसराहट, जैसे कोई फर्श पर सरक रहा हो। मैंने उठकर चारों तरफ देखा, कमरा खाली था। मैंने बत्ती जलाई, लेकिन इस बार भी लाइट नहीं जली। अचानक बत्ती फिर से चली गई थी। मैंने टॉर्च जलाई और दीवारों पर रोशनी घुमाने लगा।
कमरे की बाईं तरफ एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, बंद, पर आज वो थोड़ी सी खुली हुई दिखी। मुझे याद था कल रात वो पूरी तरह बंद थी। मैं धीरे से पास गया और जैसे ही अलमारी के हैंडल को छुआ, दरवाजे के उस पार फिर वही आवाज आई, टिक टिक टिक, जैसे कोई लंबे नाखूनों से दरवाजे को खरोंच रहा हो। मैं कुछ पल थम गया, सांसें थम सी गई थीं, और फिर दरवाजा एक बार फिर खुद से हिलने लगा, पर इस बार धीमे नहीं, बहुत तेज। मैं चिल्लाया, कौन है बाहर? पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, दरवाजा एक झटके में भीतर की तरफ खुल गया, पर वहां कोई नहीं था। मैंने टॉर्च से सीढ़ियां देखीं, बिल्कुल खाली। लेकिन जब मैंने दरवाजा बंद किया और पलटा तो मेरी कमीज के पीछे खून के 3 निशान थे, 3 लंबी खरोंचें। मैंने तो कुछ महसूस ही नहीं किया था। मैं कांपने लगा, पसीना बह रहा था, सांसें बेकाबू थीं। फिर मुझे अलमारी की तरफ ध्यान गया। वो अब पूरी तरह खुल चुकी थी और उसके अंदर एक पुराना साड़ी का टुकड़ा पड़ा था जिस पर सूखा खून था। अगली सुबह मेरी आंख जल्दी खुल गई। पीठ में जलन हो रही थी। वही खरोंचें जो रात में आई थीं अब और गहरी लग रही थीं। आईने में देखा तो 3 लाल लकीरें साफ दिख रही थीं, जैसे किसी ने नाखून से खींचा हो। मैं नीचे गया, सोचा किसी डॉक्टर को दिखा दूं। नीचे वही बूढ़ी औरत बैठी थी, वही नजरों से घूरती हुई। आज उसने सीधा मुझसे पूछा, खरोंच कहां आई है? पीठ पे 3 लाइनें। मैं चौंक गया। मैंने तो उसे कुछ नहीं बताया था, फिर वो कैसे जानती थी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस बाहर निकल गया। डॉक्टर ने कहा, कोई जानवर तो नहीं घर में, बिल्ली वगैरह? मैंने सिर हिला दिया। दूसरी मंजिल पर मैं अकेला था और खिड़की बंद ही रहती थी। शाम को वापस लौटा तो पूरा दिन जैसे एक भारी बोझ की तरह लग रहा था। कमरे में घुसा तो सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उस अलमारी को मैंने कील ठोक कर बंद कर दिया था। मैंने मन ही मन सोच लिया था, अगर आज रात कुछ अजीब हुआ तो मैं ये कमरा छोड़ दूंगा। रात के करीब 1 बजे आंख खुली। इस बार सपने में कुछ दिखा था। एक औरत, लंबी, उलझे बाल, पीली आंखें और चेहरा आधा जला हुआ। वो खड़ी थी मेरी खिड़की के पास और कुछ बड़बड़ा रही थी, जैसे कोई नाम ले रही हो। शुभा, शुभा। मैं पसीने पसीने होकर उठा। पूरे कमरे में सन्नाटा था, पर हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने कुछ जलाया हो। मैंने खिड़की खोली, बाहर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही खिड़की बंद की, पीछे से किसी ने मेरे कान में बहुत धीरे से फूंक मारी। मैं एकदम पलटा, पीछे कोई नहीं था। अब डर हद से ज्यादा हो चुका था। मैंने अपना बैग पैक किया और नीचे भागते हुए पहुंचा, पर जैसे ही गेट तक पहुंचा, गेट खुद से बंद हो गया। मैंने उसे दोनों हाथों से खींचा, नहीं खुला। और फिर ऊपर तीसरी मंजिल की खिड़की से किसी औरत की परछाई दिखी, बिल्कुल उसी जैसी जो सपने में आई थी। वो मुझे देख रही थी। मैं वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया। मेरी सांसें तेज थीं और आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं सुबह होते ही उस बिल्डिंग के मालिक से मिलने गया। उनका नाम गुप्ता था, उम्र कोई 60 के आसपास। मैंने उन्हें खरोंचें दिखाईं और भी हुआ वो सब बताया। गुप्ता चुप रहा, फिर धीमे से बोला, जिस कमरे में तुम रह रहे हो वहां पहले एक औरत रहती थी, नाम था शुभा। मैंने पूछा, क्या हुआ था उसके साथ? वो कुछ देर तक मुझे घूरता रहा, फिर बोला, शुभा उस कमरे में अपने पति के साथ आई थी। पति रेलवे में नौकरी करता था, लेकिन वो आदमी शराबी था और बहुत मारता था उसे। एक रात पूरी बिल्डिंग में चिल्लाने की आवाजें आईं। जब लोग ऊपर पहुंचे तो दरवाजा बंद था, किसी ने नहीं खोला। अगली सुबह जब दरवाजा टूटा तो शुभा की लाश पंखे से लटकी मिली। चेहरा जला हुआ था, आधा, और पास में मिट्टी का एक घड़ा पड़ा था जिसमें खून जमा था। मैं सन्न रह गया। गुप्ता ने कहा, उसके बाद से वो कमरा बंद रहा। जो भी वहां रहा कुछ न कुछ लेकर भागा। तुम तीसरे हो जिसने 2 रात से ज्यादा वहां गुजारी है। मैंने उनसे कमरा छोड़ने की इजाजत मांगी। उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन कहा, अगर भाग भी गए तो जब तक शुभा खुद न चाहे पीछा नहीं छोड़ेगी। शाम को मैं वापस कमरे में गया, बस एक बैग लेने के लिए। नीचे सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचा सीढ़ियों पर मिट्टी की बू आने लगी। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर गया तो देखा वो अलमारी जिसे मैंने कील से बंद किया था अब खुली थी और अंदर से मिट्टी गिर रही थी।
मिट्टी में एक तस्वीर पड़ी थी, शुभा की, आधे जले चेहरे के साथ। मैं तस्वीर को देखकर ठिठक गया। वो तस्वीर पुरानी थी, धुंधली, लेकिन उसमें जो चेहरा था वही चेहरा जो मुझे सपनों में दिखता था। वही जली हुई त्वचा, वही आंखें। मैंने तस्वीर को हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उंगलियां पास पहुंची, तस्वीर खुद से राख बनकर बिखर गई। मैं एकदम पीछे हट गया। मेरी सांसें तेज थीं और सीने में अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे कमरा सिकुड़ रहा हो। तभी दीवार के पास रखी पुरानी लोहे की कुर्सी अपने आप खिसकने लगी और दीवार से टकराकर गिर गई। कमरे की बत्ती जल रही थी, लेकिन एक एक कर ट्यूबलाइट की रोशनी मंद होने लगी, जैसे किसी ने करंट को धीमा कर दिया हो। और फिर कमरे की खिड़की खुद से खुली, तेज हवा का झोंका आया और उसके साथ एक औरत की कराहती हुई आवाज गूंजी, तू भी छोड़ देगा, सब छोड़ जाते हैं। मेरे कान सुन्न हो गए। मैंने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। मैंने उसे धक्का दिया, फिर जोर से खींचा, लेकिन दरवाजा हिल तक नहीं रहा था। और तभी अलमारी के पास रखी मिट्टी की हांडी से एक सफेद धुआं उठने लगा। वो धुआं धीरे धीरे इंसानी आकृति में बदल रहा था। लंबे बाल, जलता चेहरा, शुभा। वो मेरी तरफ बढ़ रही थी और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। कुछ नहीं हुआ। आंखें खोलकर देखा, कमरा खाली था। न शुभा, न धुआं, न मिट्टी, न अलमारी, कुछ नहीं। सिर्फ मैं और मेरी कांपती सांसें। कमरा अब एकदम शांत था, न कोई आवाज, न कोई हरकत। लेकिन उस सन्नाटे में भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है, बहुत पास। मैंने जल्दी से बैग उठाया और बिना कुछ देखे दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुद से खुल गया, बिल्कुल धीरे से, जैसे किसी ने अंदर से उसे खोला हो। मैं बिना पीछे देखे सीढ़ियां उतरने लगा, लेकिन हर एक सीढ़ी पर मेरे पीछे से पायल जैसी आवाज आती रही। मैंने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा और जैसे तैसे नीचे पहुंचा। बाहर सड़क पर आया तो रात के 2:30 बज चुके थे। बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर जब मैं ऊपर देखने लगा तो तीसरी मंजिल की खिड़की में फिर से वहीं परछाई दिखी, एक औरत खड़ी चुपचाप मुझे देखती हुई। मैं ऑटो लेकर स्टेशन चला गया, रात वहीं बिताई। अगली सुबह सामान लाने लौटा तो देखा मेरा कमरा अब ताला लगे होने के बावजूद अंदर से बंद था। मैंने मालिक से कहा, चाबी दीजिए। उन्होंने चाबी दी। मैंने ताला खोला, लेकिन अंदर घुसते ही ठिठक गया। कमरे की दीवारों पर मिट्टी से एक ही नाम लिखा था, शुभा। हर तरफ, खिड़की पर, दीवार पर, बिस्तर के सिरहाने तक। और अलमारी, वो वहां थी ही नहीं। जिस जगह पर वो भारी लकड़ी की अलमारी थी, वहां अब बस दीवार थी, सीलन भरी, ठंडी और बिल्कुल सपाट। मैं कुछ समझ नहीं पाया। क्या वो अलमारी कभी थी ही नहीं, या अब वो मेरे साथ किसी और जगह जा चुकी थी? मैंने फौरन सामान उठाया और बिल्डिंग से बाहर निकल गया। उस दिन के बाद मैंने उस जगह की तरफ मुड़कर नहीं देखा। मैं शहर छोड़कर अपने गांव चला गया। सोचा कुछ दिन वहां रहूंगा। गांव की हवा, सुकून और अपनों के बीच शायद मैं उस डर को भूल जाऊं। पहली रात गांव में सब कुछ ठीक था, लेकिन दूसरी रात करीब 3 बजे मेरी नींद टूटी। कमरे में हल्की हलचल सी महसूस हुई। पंखा धीमे धीमे हिल रहा था, खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी, और फिर मुझे मिट्टी की वही गंध फिर से आई, ठीक वैसी ही जैसी उस कमरे में थी। मैंने बत्ती जलाई, मगर इस बार बत्ती जलकर तुरंत फ्यूज हो गई। मैंने टॉर्च उठाई और जब पलटकर बिस्तर के सिरहाने देखा, वहीं मिट्टी से वही नाम लिखा था, शुभा। मैं वहीं बैठ गया। मेरे माथे से पसीना बहने लगा। गांव में, मेरे अपने घर में वो कैसे आ सकती है? तभी दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई, पायल जैसी, छन छन, और साथ में वो धीमी कराहती हुई आवाज, अब कहां जाओगे? मैंने कांपते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के सामने मिट्टी में पैर के निशान थे, गीले, ताजे और बेयरफुट। वो यहां भी आ चुकी थी। अब मुझे समझ आ गया था, मैंने सिर्फ एक कमरा नहीं छोड़ा था, मैंने किसी की नींद तोड़ी थी, किसी की सजा अधूरी छोड़ दी थी, और वो अब पूरी करना चाहती थी। शुभा अब मेरी परछाई बन चुकी थी। जहां मैं जाऊं वो वहीं होती, बस नजरें घुमाने की देर होती। गांव में 2 दिन और बीते, लेकिन चैन नहीं आया। हर रात कोई न कोई आहट,
मिट्टी की वही गंध और दीवारों पर मिट्टी से उभरा नाम, शुभा। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। लोग पागल समझते, पर अंदर से मैं टूटने लगा था। तीसरी रात मैं अपने कमरे के आईने के सामने बैठा था। चेहरे पर थकान थी, आंखों में नींद गायब थी। एकदम साफ था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें उससे मिलाईं, आईने में मेरी जगह कोई और दिखा। शुभा साड़ी में, आधा जला चेहरा, और वो मुस्कुरा रही थी। मैंने पीछे पलटकर देखा, कोई नहीं। फिर दोबारा आईने में देखा, वो अब और पास आ चुकी थी। मैंने झटके से आईना नीचे गिरा दिया। वो चकनाचूर हो गया, लेकिन हर टूटे हुए टुकड़े में अब भी वही चेहरा था। मैं कमरे से बाहर भागा। मां ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही। उस रात मैंने बाहर आंगन में बिस्तर डाल लिया। आसमान के नीचे खुले में सोने की कोशिश की। नींद जैसे ही लगी, मेरे कान के पास फुसफुसाहट आई, आईना मत तोड़, अब तो मैं तेरे अंदर देखती हूं। मैंने आंखें खोलीं। आसमान एकदम साफ था, लेकिन बगल में जो मिट्टी थी उस पर फिर से नंगे पैरों के निशान थे। अब मुझे यकीन हो चुका था, शुभा सिर्फ कमरे में नहीं थी, वो अब मेरे अंदर उतर चुकी थी। अब मैं दिन में भी डरने लगा था। जो आवाजें पहले रात में आती थीं, अब वो दिन के उजाले में भी कानों के पास गूंजती थीं। कभी कोई मेरा नाम लेकर धीरे से पुकारता, तो कभी कोई मेरे कमरे के कोने में खड़ा दिखता, पर जैसे ही ध्यान दूं, वो गायब। मैं गांव के मंदिर गया। पुजारी ने माथे पर राख लगाई, कुछ मंत्र फूंके और कहा, तू जिस कमरे में गया था वहां किसी की आत्मा अधूरी है, वो अब तुझ में अंश की तरह बस गई है। मैंने पूछा, कोई रास्ता है उससे छुटकारा पाने का? पुजारी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी आत्माएं इंसान की तरह नहीं सोचती। जो उन्हें चाहिए, अगर वो उन्हें नहीं मिला तो वो किसी को भी चैन से नहीं रहने देती। तू भाग सकता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं। मैं वहां से लौट आया, लेकिन अब मेरे साथ कुछ और भी बदल रहा था। मैंने एक दिन शीशे में देखा, मेरी आंखों की पुतलियां हल्की पीली लग रही थीं। मेरी हंसी कभी कभी मेरे ही कानों को अजनबी लगती। और फिर वो दिन आया जब मैंने दोपहर में किताब पढ़ते पढ़ते आंखें मूंदी और मेरी आंखों के पीछे एक पूरा कमरा खुल गया। वही कमरा, वही अलमारी, वही खिड़की, और उसके बीच में शुभा खड़ी थी। इस बार उसने कुछ कहा नहीं, बस मुझे घूरती रही और फिर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। मैं जाग गया, हांफता हुआ, पसीने में भीगा। पर कमरे में जो किताब खुली पड़ी थी, उसमें जो शब्द दिखे, शुभा, वो किताब अंग्रेजी में थी। उसमें उसका नाम नहीं हो सकता था। अब वो मेरे सपनों में नहीं, मेरी यादों में आने लगी थी। जो मैं कभी नहीं देखा, वो मुझे याद होने लगा था। शुभा की जिंदगी, उसका दर्द, उसकी चीखें, जैसे मैं वो सब जी चुका हूं। मैं अब खुद से दूर हो रहा था। शुभा मुझे अपने जैसा बना रही थी। अब दिन और रात का फर्क मिट चुका था। मैं जब आंखें खोलता तब भी शुभा दिखती, और जब बंद करता तब भी। हर जगह वही, दीवारों पर उसका नाम, शीशों में उसका चेहरा, ख्वाबों में उसकी छांव। और अब तो मेरी आवाज भी कभी कभी उसकी सी हो जाती थी, धीमी, टूटी हुई, कराहती हुई। मेरे अंदर कुछ बदल रहा था। एक रात जब मैं आंगन में बैठा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सिर के पीछे हाथ फेर रहा हो, लेकिन जब मैं पलटा, कोई नहीं था। और अगले ही पल मेरे कान के पास किसी औरत की सांसों की गर्माहट महसूस हुई। मैं उठ खड़ा हुआ, चारों ओर देखा। अंधेरा घना था, लेकिन नीम के पेड़ के पास कोई परछाई हिल रही थी। वही साड़ी, वही झुकी चाल और उसकी धीमी आवाज, मेरा कमरा खाली है। मैं वहीं बैठ गया, जमीन पर, थर थर आते हुए। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई, वो अधूरी थी, इसलिए साथ नहीं छोड़ रही थी। शायद अगर मैं जान पाऊं कि उस रात उसके साथ असल में क्या हुआ, तो शायद वो मुक्त हो जाए। अगली सुबह मैं वापस कटिहार गया। गुप्ता बिल्डिंग के पास जाकर देखा, बिल्डिंग अब बंद पड़ी थी। जंग लगे ताले, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर उगी काई। लेकिन तीसरी मंजिल का वो कमरा अब भी वैसा ही था, बंद, लेकिन अंदर से कोई सांस लेता हुआ। मैंने तय किया, अब मैं उस कमरे में दोबारा जाऊंगा और खुद अपनी आंखों से देखूंगा शुभा की कहानी क्या थी और क्यों वो अब भी वहीं है। क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो वो मुझे वहीं ले जाएगी। मैंने गुप्ता जी से पुरानी चाबी मांगी। पहले तो वो चुप रहे, फिर बोले,
अगर तुझे लगता है कि तेरे जाने से कुछ बदल सकता है तो ले जा, लेकिन याद रख, वहां जो भी अधूरा है वो तुझसे पूरा करवा सकता है। मैंने चाबी ली और अकेला सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर सीढ़ी पर वही पुरानी गंध, सीलन, राख और मिट्टी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही जैसे हवा थम गई हो। कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा ठंडा था, लेकिन अंदर से सांसों की आहट साफ महसूस हो रही थी। मैंने धीरे से चाबी लगाई। ताला खुला, दरवाजा खोला और जो अंदर देखा वो वैसा नहीं था जैसा मैं छोड़कर गया था। कमरे की दीवारें अब बिल्कुल साफ थीं, जैसे किसी ने नया रंग किया हो। अलमारी वापस वहीं थी, बंद, भारी, और उसके किनारे पर सूखे खून की एक पतली लकीर। खिड़की खुली थी, लेकिन बाहर धूप नहीं, सिर्फ धुंध। मैं अंदर गया और दरवाजा बंद किया। कमरे में बैठकर मैंने आंखें बंद की और बहुत धीरे से कहा, शुभा, अगर तू है तो सामने आ। कुछ पल कुछ नहीं हुआ। फिर अलमारी की दरार से एक सफेद धुआं निकला, वही धुआं जो मैंने पहले देखा था। धीरे धीरे वो फिर से एक आकृति में बदलने लगा, लेकिन इस बार वो औरत रो रही थी। चेहरा अध जला, हाथ जुड़े हुए, सिर झुका हुआ। उसने कुछ नहीं कहा, बस जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। मैं कुछ नहीं बोला। मैंने बस उसकी तरफ देखा बहुत देर तक, और फिर एक धीमी आवाज आई। मैंने खुद को जलाया नहीं था। उसने मुझे बंद करके मिट्टी के तेल से आग लगाई थी और पंखे से लटका दिया। मेरा शरीर सुन्न हो गया। शुभा की आत्मा को आत्महत्या का नहीं, हत्या का न्याय चाहिए था, और जब तक सच सामने नहीं आता, वो इस कमरे में हर उस इंसान के अंदर उतरती रहेगी जो उस रात की सच्चाई जानना चाहेगा। उस रात की चीखें आज भी इसी कमरे की दीवारों में कैद हैं, और अब मैं उस कमरे का हिस्सा बन चुका था। मैं उस कमरे में बैठा रहा, एक कोने में चुपचाप। शुभा अब सामने थी, बिना बोले, बिना हिले, बस जमीन पर बैठी, जैसे बरसों बाद किसी ने उसे सुना हो। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, पर पूरा कमरा उसके दुख में भीग चुका था। मैंने धीरे से पूछा, कौन था जिसने तुझे जलाया? उसने सिर उठाया और पहली बार मुझे देखा, फिर दीवार की तरफ इशारा किया। मैंने दीवार पर हाथ फेरा, वहां पुराना पलस्तर उखड़ रहा था। मैंने उसे खुरचा और उसके नीचे एक पुराना नाम खुदा हुआ मिला, रामेश्वर। गुप्ता ने कभी उस नाम का जिक्र नहीं किया था। अचानक कमरे की हवा भारी होने लगी, पंखा हिलने लगा और खिड़की तेज आवाज से खुद ब खुद बंद हो गई। शुभा उठी और सीधे अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसने उसे खोला। अंदर एक पुराना बोरा पड़ा था, सड़ा हुआ, गंध मारता हुआ। मैंने उसे खोला। उसमें से एक जलता हुआ अध जला पायजामा और एक आदमी की जेब की घड़ी मिली। घड़ी पर नाम खुदा था, रामेश्वर। शुभा अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें अब लाल थीं, चेहरा शांत और आवाज में वही ठंडी कराह। जब तक लोग समझते रहे कि मैंने खुद को मारा है, वो जिंदा घूमता रहा, उसी शहर में, उसी छत के नीचे। मैंने कमरे से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। शुभा अब पास आ चुकी थी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, अब तू जानता है, अब तू नहीं जा सकता। मैंने उससे कहा, नहीं, मैं तेरी मदद करूंगा, बस मुझे जाने दे, मैं सबको बताऊंगा। वो कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, तो कल रात तेरे सपने में वो आएगा जिसने मुझे जलाया। अगर तू बच सका तो मेरी बात पूरी होगी। और इतना कहकर वो धुआं बनकर अलमारी में समा गई। अब मैं कमरे में अकेला था, पर पहली बार डर से ज्यादा अंदर एक जिम्मेदारी थी। कल रात मैं उस चेहरे से मिलने वाला था जिसने शुभा को मारा, और शायद अब मुझे भी। उस रात मैं कहीं नहीं गया। वही कमरा, वही दीवारें और वही अलमारी अब मेरी निगरानी में थी। मैं जानता था अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। शुभा ने कहा था वो आएगा जिसने उसे जिंदा जलाया था, रामेश्वर। मैंने कमरे के बीच में चटाई बिछाई, टॉर्च पास रखी और दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया। नींद तो थी ही नहीं, बस इंतजार था। रात के करीब 3 बजे अचानक कमरे की बत्ती टिमटिमाई, फिर बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे में कोई सांस ले रहा था, तेज, गर्म और गुस्से से भरी। मुझे महसूस हुआ कमरे में कोई और भी है, पर यह कोई आत्मा नहीं थी। ये कोई था जो अध जला था, पर अब भी जल रहा था। मैंने टॉर्च जलाई। सामने एक आदमी खड़ा था, आधा चेहरा जला हुआ, आंखें लाल और हाथ में मिट्टी का पुराना घड़ा।
वो एक शब्द भी नहीं बोला। मैं थरथराने लगा, पर खुद को जमीन पर मजबूती से टिकाए रखा। वो मेरे करीब आया। उसकी जलती हुई त्वचा से धुआं निकल रहा था। फिर उसने धीमे से कहा, वो मुझसे भागना चाहती थी, किसी और के साथ जाना चाहती थी। मेरे होंठ सूख गए। अब ये सच था, रामेश्वर ने ही शुभा को मारा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, तू अब भी क्यों यहीं है? वो हंसा, सूखी बेमानी हंसी। फिर बोला, मैं कहां गया हूं? मैं तो हर उस कमरे में हूं जहां कोई औरत डर कर जीती है। मैं कभी मरा ही नहीं। मैंने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली। उसकी आंखें अब पिघलने लगी थीं। चेहरा राख जैसा बिखर रहा था। अचानक वो चीखा, शुभा झूठी थी, सब झूठ था। कमरे की दीवारें हिलने लगीं। अलमारी खुद से खुली और शुभा की परछाई बाहर आई। उसने कोई चीख नहीं मारी, बस रामेश्वर की तरफ देखा और फुसफुसाई, अब तू कहीं नहीं जाएगा। रामेश्वर की आकृति धुआं बनकर फड़फड़ाने लगी, जैसे कोई आग के बीच फंसा हो। और फिर एक झटके में कमरा शांत हो गया। अंधेरा हट गया। बत्ती वापस जल उठी। मैं अकेला था और पहली बार। कमरे में मिट्टी की गंध नहीं थी। शुभा अब जा चुकी थी, लेकिन पीछे एक सवाल छोड़ गई थी, कितनी शुभाएं और होंगी जो अभी भी किसी कमरे में अधूरी पड़ी हैं। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। न कोई परछाई दिखी, न कोई कराह सुनाई दी। कमरे में सीलन की जगह अब सूखा था। अलमारी वहीं थी, लेकिन अब उसमें धुआं नहीं उठता था। मैंने अगले दिन गुप्ता से कहा, अब वो चली गई है। गुप्ता कुछ नहीं बोले, बस सिर झुका लिया। शायद उन्हें यकीन नहीं हुआ था कि वो आत्मा कभी जा सकती है। मैंने अपने बैग में शुभा से जुड़ी एक चीज रख ली, वो पुरानी तस्वीर जो राख में तब्दील होने से पहले मेरे सामने दिखी थी। कई दिनों बाद मैं अपने गांव लौटा। मन हल्का था, नींद गहरी थी, लेकिन एक बात अब भी भीतर गूंज रही थी, मैं कहां गया हूं? मैं तो हर उस कमरे में हूं जहां कोई औरत डर कर जीती है। रामेश्वर की वो आवाज, वो हंसी और उसकी आंखें। कभी कभी जब रात को आंख खुलती तो मुझे लगता कमरे के किसी कोने में कोई खड़ा है, पर जब मैं देखता तो सिर्फ अंधेरा होता। और फिर कुछ दिन बाद एक रात जब मैं अपने गांव के कुएं के पास से गुजरा तो मुझे मिट्टी की वही गंध फिर से आई, हल्की, अधूरी, पर जानी पहचानी। मैंने पलट कर देखा, कुएं की मुंडेर पर एक औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, झुके बाल और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे पीछे हट गया। अब मुझे समझ आ चुका था, मैंने एक को मुक्ति दी थी, पर शायद उसी वक्त बहुत सारी अधूरी आत्माओं ने मुझे देख लिया था। अब मैं सिर्फ नीरज नहीं था, अब मैं उन सब के लिए एक जरिया बन चुका था। कहानी अब खत्म नहीं होती, ये बस एक शुरुआत थी। उस दिन कुएं पर जो औरत बैठी थी वो नहीं मुड़ी, न कुछ बोली, बस हवा की एक लहर चली और फिर सब वैसा ही शांत हो गया जैसा बाहर दिखता है, पर भीतर नहीं। मैं घर लौटा, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। मैंने बिस्तर पर लेटे लेटे एक बात सोचनी शुरू की, क्या वाकई शुभा चली गई है या सिर्फ उस कमरे से हट गई है? क्योंकि उस दिन के बाद मैं जहां भी जाता कोई न कोई अनजान औरत मेरी आंखों में झांकती मिलती। बस में, अस्पताल में, बाजार की भीड़ में। उनकी आंखों में कुछ एक जैसा था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हों, पर कोई सुनने वाला नहीं। एक रात मैंने शुभा की राख में तब्दील तस्वीर को फिर से देखा, और हैरानी की बात यह थी कि वो अब भी वैसी की वैसी थी। न जली हुई, न राख, बल्कि साफ, जैसे बस अभी खींची गई हो। अब मैं समझ गया था, जिसे हम मुक्ति समझते हैं वो शायद उनके लिए बस एक अगला रास्ता होता है। शुभा मुझे इसलिए नहीं छोड़ गई क्योंकि उसका बदला पूरा हुआ, बल्कि इसीलिए क्योंकि अब मैं समझने लगा था। अब मैं भी वही देखता था जो और लोग नहीं देखते। वो कमरे, वो निशान, वो कहानियां जो कभी सुनी ही नहीं गईं। मैंने फैसला किया, अब मैं हर उस कहानी को सामने लाऊंगा, हर उस आत्मा की बात कहूंगा जो किसी को नहीं सुना पाई, शुभा की तरह। क्योंकि अब ये सिर्फ डर की बात नहीं रही, ये एक सच्चाई बन चुकी है। और ये कहानी ना तो मेरी थी ना शुभा की। ये कहानी है हर उस साए की जो किसी दरवाजे के पीछे इंतजार कर रहा है कि कोई सुने। तो देखा आपने, एक आत्मा जो बस भटक नहीं रही थी, बल्कि अपने सच के साथ जी रही थी और मरने के बाद भी उसी सच को दोहराती रही। सवाल ये नहीं है कि शुभा को इंसाफ मिला या नहीं, सवाल ये है
क्या ऐसी आत्माएं वाकई कभी मुक्त हो पाती हैं, या फिर बस किसी और शरीर, किसी और कमरे में फिर से वही कहानी दोहराती हैं? शुभा अब चली गई है, पर अगली बार जब आप किसी अजनबी औरत की आंखों में झांकें तो एक बार खुद से जरूर पूछिए, क्या वो सच में जिंदा है या कुछ कहने आई है? अगर आपको ये कहानी सुनकर कुछ महसूस हुआ तो कमेंट में बताइए। आपने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा साया महसूस किया है क्या? और ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए स्टोरी नाइट के साथ। सब्सक्राइब करिए और अगली बार जब अंधेरे में अकेले हों तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि कुछ कहानियां बस सुनने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती हैं। स्टोरी नाइट, जहां डर सच्चाई से मिलता है। और अपना ख्याल रखें। अलविदा।